नासा, वर्ल्ड्स टॉप बेस्ट स्पेस रिसर्चिंग कंपनी, जिसने दुनिया को स्पेस के ऐसे ऐसे राजों से आगाह किया जो लगभग नामुमकिन समझे जाते थे। और हाल ही में इसने सजिटेरियन ब्लैक होल के अंदर के नज़ारे की फुटेज भी अपलोड करी। एलोन मस्क दुनिया के रिचेस्ट बंदों में इसका नाम गिना जाता है और खुद की ऑटोमाइजेशन कंपनी होने के बावजूद ये बिजनेस की दुनिया से स्पेस में इन्वेस्ट कर रहा है। नए नए रॉकेट्स, नए नए सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स बना रहा है। इस बंदे ने 2002 से ही स्पेस को स्टडी करना शुरू कर दिया था और ये मार्स पर कम्युनिटी बसाने के बारे में भी बात कर चुका है। This is Elon Musk. I'm in charge of the whole Mars colonization project. इंडिया दुनिया में अपने आप को इंजीनियरिंग, मैथ, आईटी और हर फील्ड में बेस्ट मनवाने के बाद इसने स्पेस में भी अपने कदम जमा लिए और हाल ही में अपना नया प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 मून पर सक्सेसफुली लैंड करा। आप जानते हो इस पर टोटल कितनी कॉस्ट आई होगी? अप्रोक्सीमेटली $75 मिलियन, इंडियन 615 करोड़। और नाउ एट अ टाइम इंडिया की टोटल जीडीपी 2941 करोड़ है। और अगर इसको 4 हिस्सों में करा जाए तो टोटल जीडीपी का चौथा हिस्सा इसने स्पेस में इन्वेस्ट करा और ये लगभग पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का आधा हिस्सा है जो इंडिया ने स्पेस में इन्वेस्ट करा। हाँ, अगर हम किसी भी सिचुएशन पर बात करें तो चाइना के बारे में ना बात की जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चाइना ने अपना स्पेस मिशन चांगो 6 लॉन्च करा और साथ ही साथ ये अनाउंसमेंट भी करी कि 2030 से पहले ये पहला क्रूड लोनार भी लॉन्च करेगा। लेकिन ज़रा रुको, बहुत हुई ये साईफाई बातें और अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग पर। स्पेस में इतना पैसा इन्वेस्ट करना और फिर इसका पता भी नहीं ये टोटली 100% सक्सेसफुल भी होगा या नहीं। मगर ज़रा रुको, कोई भी बिजनेसमैन और कोई भी गवर्नमेंट अपना इन्वेस्ट करा हुआ पैसा नहीं छोड़ती। या तो ये लोग इंश्योरेंस प्रोसेस से गुजरे हुए होते हैं या इसके पीछे इनकी पब्लिसिटी और इनको मिलने वाला नॉलेज का भंडार होता है जो इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और बहुत सारे स्पेस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करता है। मगर एक हम ठहरे जो सुबह उठकर सूरज की तरफ देखना ही गवारा नहीं करते, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। तो हम स्पेस नॉलेज के बारे में जानकर क्या करेंगे? लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हर किसी की अटेंशन स्पेस की तरफ होती है, लेकिन इतनी अटेंशन होने के बावजूद देखते हम फिर भी नहीं। और वो टाइम होता है सन एक्लिप्स का, सूरज ग्रहण का। लेकिन इसके बारे में ऐसी मिथ सोसाइटी में रेगुलेट कर रही हैं जो हमारे घरों में इस तरह जगह बना चुकी हैं। 90% यूथ सिर्फ इसके बारे में सुनकर और इससे फैली हुई अजीब सी कैफियत को देखते हुए सूरज की तरफ आम रूटीन में देखना ही गवारा नहीं करते। हत्ता कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो स्पेस में एक साइड वाइज एक्टिविटी के बिहाफ में होता है। मगर सोसाइटी में इसके बारे में ऐसे मिस फैलाए जाते हैं जिनकी वजह से ऐसा होना नॉर्मल है। तो इसलिए इस वीडियो में सिंपली और लॉजिकली इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। हमारी सोसाइटी में ये साइड वाइज एक्टिविटी जो हम ज़मीन पर खड़े होकर आराम से देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, वो एक सडन फियर कैसे बन गई। सबसे पहले इन सुपरस्टिशंस के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से ये एक सडन फेयर एक्टिविटी बन चुकी है और ये हमारी सोसाइटी में हर तरह आम हो चुकी हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये आपके ही रिलीजन में मानी जाती हैं तो आप गलत सोच रहे हो। कि आपके ही रिलीजन में नहीं, हर रिलीजन में मानी जाती हैं। और अगर हम इसे आज के एरा के हिसाब से देखें तो एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप के कई ममालिक में भी मानी जाती हैं। दोस्तों, ये सुपरस्टिशंस आज से ही नहीं बल्कि एंशिएंट दुनिया से चलती आ रही हैं। आज का वेल डेवलप्ड कंट्री चाइना, जिसके लोग किसी रिलीजन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उन लोगों का ये मानना था कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन सूरज को खा जाता है। नेटिव अमेरिकन जो कि प्रोग्रेस के दहाने पर खड़े हैं, उनके एक ट्राइब का मानना था एक काली गलहरी सूरज को खा रही है। वियतनाम में एक मेंढक सूरज को खाता था और हत्ता के एंशिएंट ग्रीक भी सूरज ग्रहण का ब्लेम लॉर्ड ज़्यूस को ठहराते थे। मेक्सिको वाले ये मानते थे कि सांप वगैरह इसे खा जाता है और अफ्रीकन्स इसका ब्लेम अपने आप को ही ठहराते थे। उनका ये मानना था कि हम लोग जो एक दूसरे से गुस्सा करते हैं, इस वजह से सूरज गायब हो जाता है। तब के टाइम पर इसे मानना बहुत मुश्किल था कि एक नेचुरल प्रोसेस हर दिन सूरज का निकलना और गुरूब होना, लेकिन अचानक एक दिन दिहाड़े सूरज का गायब हो जाना। ये बात तो मानने में आती है कि एंशिएंट दुनिया में इन सुपरस्टिशंस का होना तो बनता था, मगर अब के टाइम पर भी वो सुपरस्टिशंस वैसे ही आम है जैसा कि पहले। जब भी हमारी मम्मी को पता चल जाए कि कल सूरज ग्रहण है तो लेक्चर शुरू हो जाता है, खाना बंद, सूरज की तरफ नहीं देखना, कोई नया काम नहीं करना वगैरह वगैरह। कहीं ना कहीं इसमें सोशल मीडिया खुद से इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर हम इसे लॉजिकल तरीके से देखें और समझे तो हमें इसकी असल कहानी का पता चलेगा। इसमें कुछ हद तक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इन्वॉल्व है। और मैं ये बताता चलूँ, जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ 90% ऑडियंस इसके बारे में नहीं जानती।
लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और हाँ, हम लोग अपनी सोसाइटी से इन सुपरस्टिशंस को पूरी तरह ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों में कुछ % हम अवेयरनेस तो पैदा कर सकते हैं कि ये एक साइड वाइज एक्टिविटी है जो स्पेस में होती है, और ये एक्टिविटी इंजॉय करने के लिए है, ना कि डरने के लिए। हाँ, तो सुनो इसमें एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल है। बचपन में हमें जब ये वाला टॉपिक पढ़ाया जाता था तो सबसे पहले हमें ही इसमें इंटरेस्ट नहीं होता था। दूसरी बात, हमारे टीचर्स बुक्स पर बनी 2D इमेजेस को ही पढ़कर सुना दिया करते थे और हम राजी हो जाया करते थे। लेकिन इसका आंसर 2D में नहीं बल्कि 3D इमेजेस में है। अगर हम इसे 2D में समझें तो जरा देखो, चांद जमीन के गिर्द घूमता है और जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, और सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द घूमता है। लेकिन चांद जमीन के साथ साथ सूरज के गिर्द भी घूमता है, लेकिन इसका ऑर्बिट स्पाइरल है। और अगर हम 2D में इन ऑर्बिट्स को देखें तो हमें तो सूरज ग्रहण हर माह में देखने को मिलेगा। जरा सोचो, हर माह में ये तीनों एक लाइन में आते तो सूरज ग्रहण देखने को मिलता। लेकिन सूरज ग्रहण सालों बाद जाकर रेयरली होता है, और इसका जवाब है 3D स्ट्रक्चर में। चांद जमीन के गिर्द एक लाइन में नहीं बल्कि 5 डिग्री कर्व में रोटेट करता है, और बाई चांस अगर मून सूरज और जमीन के दरमियान आएगा तो बहुत रेयरली ऐसा होगा कि सूरज ग्रहण देखने को मिले, क्योंकि जमीन अपने आप में भी रोटेट कर रही है, जिस वजह से दिन और रात बदलते हैं। इस चीज का प्रूफ देने के लिए मैं आपको कुछ और बताता हूँ। आपने अक्सर दिन में भी चांद देखा होगा। सितारे छोटे होने की वजह से छुपे हुए होते हैं और हमें नजर नहीं आते, मगर चांद नजर आता है। और जरा सोचो, अगर चांद सीधा प्लेन में होता तो दिन में हमें क्यों नजर आता? इसका नजर आने की वजह इसका 5 डिग्री ऊपर होना है, और जिस वजह से दिन के वक्त भी सूरज की लाइट चांद पर पड़ती है। और अभी जरा रुको, इसके बारे में एक और बात बताता हूँ। मून जमीन के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि एक इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है। आसान जुबान में इसका पाथ एक अंडे की तरह होता है, जिसकी वजह से 2 तरह के सूरज ग्रहण लगते हैं। नंबर 1, टोटल सोलर एक्लिप्स। ये वो सोलर एक्लिप्स है जिसमें चांद जमीन के नजदीक होता है और इसमें हमें सूरज बिल्कुल ही छुपा हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से सन टोटली ब्लैक हो जाता है। दूसरा है एनुलर सोलर एक्लिप्स, जिसे द रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, और इसमें चांद जमीन से दूर होता है और हमें सूरज की बाउंड्री लाइन दिखने लगती है। लेकिन जरा रुको, एक और ऐसी मिथ जिसका साइंटिफिकली आंसर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर घर में आम हो चुकी है। दोस्तों, आपने अक्सर अपनी मम्मी के मुंह से ये बात तो सुनी होगी कि सूरज की तरफ मत देखना वरना अंधे हो जाओगे। लेकिन सूरज मियाँ को ऐसा क्या होता है कि जो चांद को जमीन के दरमियान आने की सजा में ये वाली नई रेडिएशंस इमिट करने लग जाता है? लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। वेल, तो इसका आंसर ये है कि हमें सूरज की तरफ डेली लाइफ में भी सन ग्लासेस के बिना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखों में इलास्टिक लेंस होते हैं जो कि अपने आप को एडजस्ट करके लाइट को रेटिना पर फोकस करते हैं। और जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो हाई एनर्जी लाइट वेव जब हमारी आंख रेटिना पर फोकस करती है तो रेटिना डैमेज होता है। और ये बात किसी ने इसलिए आम करी थी कि आमतौर पर लोग सूरज की तरफ नहीं देखते, लेकिन जब सूरज ग्रहण होता है तो सभी लोग इसे देखने के लिए ऊपर की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों, सन ग्लासेस पहनकर आप इस मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है सन एक्लिप्स को एक सडन फेयर एक्टिविटी बनाने में, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, तो बताता चलूं। ये मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स होती है जिसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करा जाता है। इनको समझकर फ्यूचर प्रिडिक्ट करा जाता है, लेकिन हाँ, इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता। तो जब भी सन एक्लिप्स होता है तो सोशल मीडिया पर इस किस्म का कंटेंट भी आम हो जाता है, लेकिन हम इस पर कैसे यकीन करें कि जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है? तो सुनो, ये लोग एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि भाई आज फलां स्टार वाले को फलां खुशखबरी मिलेगी, आज फलां स्टार वाले को फलां खुशखबरी मिलेगी, या एक्सीडेंट वगैरह होगा, या कोई बैड न्यूज मिलेगी। और वो बंदा इसे सुनकर थोड़ा मोहतात जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर इसके साथ कोई मामूली सा भी हादसा होता है तो वो इसे सच मानने पर मजबूर हो जाता है। और अगर नहीं होता तो उसके जहन में ये बात चलने लगती है कि शुक्र है मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ ली, वरना मुझे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता। और इसी तरह अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है तो तुम भी किसी हद तक इसे मानने लगोगे। और हाँ, वो चीज़ कैसे तुम्हारा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है कि भाई जिसका खुद में ही कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? और अब आते हैं असल साइड इफेक्ट्स जो सूरज ग्रहण लगने पर सामने आते हैं। आखिर स्पेस में कुछ साइड वाइज एक्टिविटी हुई है, इसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट जरूर होता होगा। तो सुनो, आम रूटीन में जमीन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात बदलते हैं। जमीन और सूरज के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सूरज की ग्रेविटी हमारे जमीन पर असरअंदाज नहीं होती, लेकिन माइनर इफेक्ट तो जरूर होता होगा। मगर जमीन और चांद के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसलिए रात के वक्त समंदर में टाइडल फोर्स की वजह से बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, और इसलिए समंदर में रात को ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब सूरज और चांद दोनों एक साथ लाइन में आते हैं तो इसका कुछ तो असर पड़ता होगा। 9.8 G फोर्स का 1/1000 पार्ट होता है,
आप कहोगे ये तो बहुत कम है, तो सुनो, जमीन बहुत बड़ी है और एक बड़ी चीज का छोटा हिस्सा भी बहुत बड़ा होता है, जिस वजह से जी फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है और इससे टाइडल फोर्स इंक्रीज कर जाती है, जिस वजह से सी लेवल भी इंक्रीज कर जाता है और वोल्केनोज फटने लगते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स भी आते हैं और सी लेवल में जितने भी शिप जर्नीज होते हैं इनको कैंसिल कर दिया जाता है और कई जगह पर सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से सैलाब का सामना करना पड़ता है। और ये एक इंजॉय करने वाला नेचुरल मूवमेंट है जिसे हम लोग सिर्फ इन सुपरस्टिशंस की वजह से ही नहीं ऑब्जर्व करते।